कल जो हक तुमने अपनी बीवी को दिया था आज वो मुझे दो। ब्लैक रंग की साड़ी जेबतन किए जोया की जगह पर आयजा को देखकर अरसलान हैरान हुआ। आयजा, आपका दिमाग खराब हो गया है? जोया किधर है? मेरे कमरे में आप क्या कर रही हैं? अरसलान जानता था जोया कल रात इसके रवैये की वजह से खौफजदा है, मगर अपने कमरे में आयजा को देखकर बाहर जाने लगा। आयजा ने इसकी कलाई को दबोचा। मुझे दूसरी बीवी बना लो। जो जोया बर्दाश्त नहीं कर सकती वो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। तुम्हारी डांट, तुम्हारा गुस्सा। अरसलान जानता था आयजा इससे मोहब्बत करती है, मगर वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता था। वो जोया से डरने लगा, मगर आयजा के बहकावे में आता वो एक-एक कदम बढ़ाता आयज़ा के करीब जाता जा रहा था। आयज़ा पीछे दीवार के साथ लग गई और मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी। क्या वाक़ई में तुम मुझे अपनी दूसरी बीवी बनाने के लिए तैयार हो? इसकी बात सुनकर वो साबत में सर हिला गया। हाँ, इतनी हसीन लड़की से भला मैं अपनी दूसरी बीवी क्यों ना बनाऊँगा? ये कहते हुए बहुत ही मोहब्बत से इसके गाल पे हाथ रखा। आयज़ा ने अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार तमाचा अरसलान के मुँह पे रसीद किया और गोया आयज़ा होश की दुनिया में वापस आई। अपनी गाल पर हाथ रखते हुए सामने खड़े हुए अरसलान को देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आयशा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, और तुम्हें ये हरकतें करते हुए ज़रा शर्म नहीं आती? शर्म से तुम्हें डूब मर जाना चाहिए। इसकी कलाई से पकड़ते हुए इसे गुस्से में पीछे की तरफ फेंका। तुम्हें मालूम भी है मैं ज़ोया से किस कदर मोहब्बत करता हूँ, कितना टूट के चाहता हूँ, और मैं अपनी बीवी से कभी भी बेवफ़ाई नहीं कर सकता। अच्छा, अपनी बीवी से बेवफ़ाई नहीं कर सकते हैं, मगर इसे इतनी तकलीफ़ दे सकते हो? मैंने किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी उसे। वो नासमझ है, इतना तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है। और एक नॉर्मल बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर वो बयान कर रही है। इसी वज़ह से तुम्हें हमारे मियाँ-बीवी के मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आयज़ा मुझे कमरे में बैठा के खुद कहाँ चली गई? क्यों नहीं आई अभी तक? ज़ोया ने घड़ी की तरफ देखा। काफ़ी टाइम हो गया था, सब सो चुके थे, मगर आयज़ा अभी तक कमरे में नहीं आई थी। आयज़ा ने इसे यही बोला था, अरसलान को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, तुम अरसलान से दूर रहो। इसके पास भी मत जाओ। इस वजह से वो आयज़ा के कहने पे आके उसके कमरे में बैठ गई, मगर अभी तक आयज़ा नहीं आई थी। वो परेशानी के आलम में जैसे ही कमरे से बाहर निकली, तो उसे आयज़ा के चिल्लाने की आवाज़ आई। आयज़ा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो कमरे की तरफ गई। सारे हवेली वाले इकट्ठे हो चुके थे। दरवाजे पे दस्तक देते हुए मुसलसल आयज़ा को पुकार रही थी। आयज़ा आपी क्या हुआ है? जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला तो आयज़ा की बिखरी हुई हालत देखकर सब लोग समझ चुके थे इसके साथ क्या हुआ है। ज़ोया आँखों में बेयकीनी लिए सामने खड़े हुए अरसलान को देख रही थी। ज़ोया, ज़ोया मेरी बात सुनो। अरसलान जल्दी से ज़ोया की तरफ आने लगा। ज़ोया नफ़ी में सर हिलाते हुए पीछे हो गई। खबरदार, जो आपने मेरी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की। आपने क्या किया आयज़ा आपी के साथ? गाल पे फैली हुई लिपस्टिक, आँखों का फैला हुआ काजल। आयज़ा अपनी मम्मा के सीने से लगी बुरी तरह रोई जा रही थी। बिल्किस बेगम गुस्से में अरसलान की तरफ देखने लगी, कहने लगी, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? वो कहने लगा, देखें फूफी जान, मैंने आपको समझाने की कोशिश करता रहा हूँ। बाबा जान, मेरी बात सुनिए। ज़ोया ने ज़ोरदार तमाचा उसके मुँह पे रसीद किया। आपको ज़रा शर्म नहीं आई? मैं आपकी बीवी हूँ, आपने क्या किया है? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। ज़ोया की बात सुनकर इसने ज़ोया को बाजू से पकड़ा। ज़ोया मेरी बात सुनो। सब आयज़ा को लेकर वहाँ से चले गए और उसने रो-रो कर अपनी बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी। ज़ोया भी अपने कमरे में आके बहुत ज़ोर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़े के साथ तेक लगाते हुए वो नीचे बैठ गई। नहीं, ये गलत है। इसके बावजूद भी उन्होंने आयज़ा आपी के साथ ऐसा किया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्यों मैं पागल हो रही हूँ? अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे वो बैठी हुई थी। कमरे के दरवाज़े पे दस्तक होने लगी। बाहर से अरसलान की आवाज़ आ रही थी। बार-बार इसे पुकार रहा था। ज़ोया मेरी बात सुनिए, आयज़ा गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बस मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। ज़ोया मेरी बात सुनें। प्लीज़ ज़ोया, एक दफ़ा दरवाज़ा खोलो। वो मुसलसल दरवाज़े पे दस्तक दे रहा था। ज़ोया ने गुस्से में तंग आकर कमरे का दरवाज़ा खोला और गुस्से में इसका गिरेबान पकड़ लिया। अभी मुझसे भी कुछ लेना बाकी है क्या? जो कुछ आपने किया है आपी के साथ, इसके लिए कभी भी आपको घरवाले बख्शेंगे नहीं, कभी आपको कोई भी नहीं बख्शेगा। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो हिचकियों के साथ रोने लगी। देखो ज़ोया, मैं सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। खबरदार, जो आपने अपनी ज़बान से मेरा नाम लेने की कोशिश की, मैं बस आपसे तलाक लूँगी। ये सुनकर इसने ज़ोया के जबड़े को दबोच लिया। नहीं, मैं ऐसा करने नहीं दूँगा। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूँगा ज़ोया। हाँ, मुझे मालूम था तुम्हारी हिना आपी ने क्या कदम उठाया, घर से भागने की कोशिश की। हाँ, मैं बोल रहा था तुम हिना जैसी हो, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ है तुम सिर्फ़ मेरी मेरी हो, तुम पाकीज़ा हो। मैं तुम्हें अपने अलावा और किसी का होने नहीं दूँगा। और ना जाने किस कैफ़ियत में आ गया। इतने में इसके बाबा जान कहने लगे, ज़ोया के कमरे से चले जाओ, तुमसे शुभ बात होगी। ज़ोया बेटा, आराम करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
ज़ोया को मोहब्बत से कहते हुए वो वहाँ से चले गए। मेरी बात सुनिए शहरोज़, शहरोज़ मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। वो गहरे-गहरे साँस लेते हुए शहरोज़ को उठाने की कोशिश करने लगी। शहरोज़ प्लीज़ उठें। इसने शहरोज़ के बाजू पे हाथ रखा तो शहरोज़ हड़बड़ा के उठा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? इसने नरमी से शहरोज़ के कंधे पे अपना सर रख लिया। मुझे साँस नहीं आ रहा, मेरा साँस बंद हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं साँस भी नहीं ले पा रही। वो रोते हुए बोली, इसके होंठ कँपकँपा रहे थे, आँखों में से आँसू बह रहे थे। शहरोज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अच्छा कुछ भी नहीं होता, रिलैक्स परेशान मत हो, क्या हो गया है? प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैं आपको पानी ला के देता हूँ। इसने पानी वाला जग देखा, खाली पड़ा हुआ था, जल्दी से कमरे से बाहर गया, किचन की तरफ आया, वहाँ से पानी डाल के कमरे में आया, इसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद इसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, इसका पूरा चेहरा पसीने से शराबोर हो चुका था। आप मुझसे नफ़रत करते हैं ना? वो उस कैफ़ियत में भी इस चक की तरफ देखते हुए बोली, "देखिए, ये इस वक़्त ऐसी बातें करने का टाइम नहीं है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है।" इसके गाल पे हाथ रखते हुए कहा, "आप मुझे सिर्फ़ इतना बताएँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते?" वो उसके सीने से लगते हुए बोली और वो खामोश हो गया। ना जाने क्यों इसकी अना आड़े आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर पा रहा था। इतनी तकलीफ़ में देखकर इसके बार-बार पूछने के बावजूद भी वो ये नहीं बता पाया कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, कितना टूट के चाहता है। सुबह-सुबह दरवाज़े पे दस्तक हुई। ज़ोया ने दरवाज़ा खोला, सामने अरसलान खड़ा हुआ था। "ज़ोया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ चले जाएँ आप यहाँ से।" ये कहते हुए इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब की बार अरसलान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। सब कुछ आयज़ा की वजह से हुआ था। एक लम्हा लगा था आयज़ा को सब कुछ बर्बाद करने में। वो आयज़ा के कमरे की तरफ गया, इसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने आयज़ा सुकून से बेड पे लेटी हुई थी। वो चलता हुआ इसके पास आया, झटके से इसके ऊपर से कंबल हटाया, इसकी कलाई से पकड़ा। "तुम घरवालों को सारी हकीकत बताओगी जो कुछ तुमने किया है? अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" क्या कर लोगे तुम? आयज़ा मुस्कुराते हुए बोली, अब देखो कैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरी बीवी बनकर शामिल होंगी और ज़ोया को तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। आयज़ा मैडम, ये तुम्हारा ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा, कभी भी मैं ज़ोया को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालूँगा। ये खुशफ़हमी अपने दिमाग से निकाल दो और बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दो क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। बहुत टूट के चाहता हूँ और तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वो तंज़िया अंदाज़ में हँसते हुए बोला। तुम अपने आप को इस हद तक गिरा दोगी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ज़ोया को तो मैं हासिल कर लूँगा, मगर तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। ये कहते हुए अरसलान कमरे से बाहर चला गया। सारे सारे बड़े आयज़ा के कमरे में बैठे हुए थे और अरसलान के बाबा जान कहने लगे, देखो आयज़ा बेटा, जो कदम अरसलान ने उठाया इसकी वजह से हम सब लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं क्योंकि बचपन से तुम इस घर में रहती हो, बल्कि यहाँ पर ही पली बड़ी हो, बिल्कुल तुम मेरी अपनी बेटियों की तरह अज़ीज़ हो। तो अरसलान को तुम जो सज़ा बोलोगी हम लोग वही सज़ा देने के लिए तैयार है। और ये सुनकर आयज़ा हिचकियों के साथ रोने लगी, कहने लगी, अगर मैं कोई सज़ा तजवीज़ करूँगी अरसलान के लिए तो बदनामी मेरी होगी क्योंकि अरसलान को तो मैं किसी कीमत पे माफ़ नहीं करना चाहती। अरसलान की ऐसी कोई हैसियत नहीं जो मैं ख़राब कर सकती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग सादगी से मेरा निकाह अरसलान से करा दें। मैं जैसे-तैसे करके अरसलान के साथ इसकी दूसरी बीवी बनकर किसी ज़िंदा लाश की तरह किसी कमरे में पड़ी रहूँगी। बस मेरा नाम अरसलान के नाम के साथ जोड़ दें, मैं किसी कमरे में पड़ी रहूँगी। ये सब कुछ मेरे साथ अरसलान ने किया है, तो अरसलान की बीवी बना दें मुझे और मैं कोई सज़ा नहीं तजवीज़ कर सकती। मुझ जैसी कमज़ोर लड़की और कर भी क्या सकती हैं। ये कहते हुए वो दोबारा से हिचकियों के साथ रोने लगी और ये सुनकर सबको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। बिल्किस बेगम अपनी बेटी की चाल को अच्छी तरह समझ चुकी थी। सबके जाने के बाद बिल्किस बेगम इसके पास आई और कहने लगी, "वाह बेटा, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मेरी बेटी इतनी ज़हीन होगी, इतना बड़ा कदम उठाएगी।" वो अपनी बेटी को शाबाशी दे रही थी, मुस्कुराते हुए कहने लगी, "आप देखना अरसलान को कैसे बेबस किया जाएगा मेरे साथ शादी करने के लिए। सबको यकीन हो चुका था अरसलान ने मेरे साथ क्या कुछ किया है, अब देखें क्या होता है।" वो मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देख रही थी, "कैसी तबीयत है? अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हम शहर चले जाते हैं, जहाँ आपका दिल घबरा रहा है।" शायरोज़ की बात सुन के वो कहने लगी, "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं ठीक हूँ।" ये कहते हुए वो नाश्ता कर रही थी। "अब ठीक से खाना भी नहीं खा रही हूँ, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं। चलें, आ जाएँ, मैं आपको लेकर जाता हूँ। जल्दी से नाश्ता करें, फिर चलते हैं।" मुनफ़ी में सर हिलाने लगी। "नहीं, प्लीज़, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं आपके साथ वक़्त गुज़ारना चाहती हूँ।" शायरोज़ उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वो बिल्कुल ज़र्द हो गई थी, हालाँकि वो शादी से पहले तो बहुत खुश थी, मगर अब अचानक इसका उदास रहना शहरोज़ को अच्छा नहीं लग रहा था। इस लम्हे शहरोज़ को मोबाइल बजने लगा। शहरोज़ ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से इसके बाबा जान की आवाज़ गूंजी। जो बात इसके बाबा जान ने बताई वो सुन के तो शहरोज़ का दिमाग ही घूम चुका था। हिना की तरफ देखने लगा। "क्या हुआ शहरोज़, सब कुछ ठीक तो है ना?" इसने नरमी से शहरोज़ से पूछा। शहरोज़ ने नफ़ी में सर हिलाया। "नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है।" "क्यों, क्या हुआ है?" वो परेशानी के आलम में गोया हुई। "क्या हुआ है? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, बताऊँ?"
वो दोबारा संजीदगी से गोया हुई। वो आज शाम का वो निकाह है। किसका निकाह है? मैं आपकी बात को समझी नहीं। किसका निकाह है? प्लीज मुझे बताएं। वो दोबारा से हैरत से गोया हुई। वो अरसलान का और आयजा का? क्या मतलब अरसलान और आयजा का निकाह? मैं आपकी बात को समझी नहीं। मुझे बात नहीं बताई बाबा ने। समझी, मुझे भी कुछ नहीं बताया बाबा जान ने। मौलवी साहब अरसलान से निकाह के लिए पूछ रहे थे और अरसलान की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो सामने खड़ी हुई जोया की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पे किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं थे, बल्कि दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी। इसको आयजा ने जैसे ही कबूल है बोला, जोया के दिल को कुछ हुआ। जोया बस अजीब निगाहों से आयजा की तरफ देखे जा रही थी, कभी अरसलान को देखती तो कभी आयजा को। जैसे ही अरसलान ने कबूल है कहा, वो जल्दी से वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। न जाने क्यों उसका दिल बंद होने लग गया था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अरसलान किसी और का हो चुका था। बेशक अरसलान से इसके लाख इख्तलाफात सही, मगर अब अचानक आयजा का अरसलान की जिंदगी में शामिल हो जाना इसके दिल में आयजा को लेके जलन पैदा कर गया था। कमरे में दाखिल होते ही इसने सारे कमरे को तहस नहस करना शुरू कर दिया। एक एक चीज को उसकी जगह से उठा के दूर फेंका। इसके बाद वो कमरे से ही बाहर ही निकली। आधी रात को कमरे का दरवाजा खुला। वो बेड पे सो रही थी और वो चलता हुआ इसके पास आया। आहिस्तगी से बेड के पास बैठा, इसके कदमों में बैठ गया। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपनी सफाई पेश नहीं कर सका जोया। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। वो उसके कदमों में सर रखे हुए था। जोया ने एकदम से अपने पाँव पीछे खींच लिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? जो आपको पसंद थी इसके साथ आपका निकाह हो गया है ना? आपको वही पसंद थी जो मुझसे कौन सा बदला लेने के लिए आपने शादी की थी? वो ससकते हुए बोली। तो गलत समझ रही हो मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो। वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला, खबरदार जो आपने मुझे अपने जान कहा और दोबारा से मुझे ऐसा कुछ कहने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इसके अलावा कपकपा रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे। न जाने कब आयजा आप ही के साथ पास जाएंगे। आपकी बीवी है, नई नई वेली दुल्हन है, आपका इंतजार कर रही होंगी। इसने नफरत भरी निगाह से इसकी तरफ देखते हुए कहा। वो मजीद इसके साथ बहस नहीं कर सकता था, इस वजह से दोबारा वापस कमरे में आया। सामने आयजा को बैठा हुआ देख के नफरत भरी निगाह इसने आयजा में डाली थी। आयजा चलते हुए इसके पास आई, इसका कॉलर सेट करते हुए कहने लगी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपकी बीवी बन के। वैसे मैंने सोचा नहीं था इतनी आसानी से आप मुझे मिल जाएंगे। इसकी बात सुनकर वो तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहने लगा, तुमने सिर्फ मेरे वजूद को हासिल किया है, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ जोया है। कौन जोया? जो आपके बारे में इस दिन घटिया बातें कर रही थी। देखो, जोया के बारे में कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहता। अगर बोलोगी तो बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ, और तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। अरसलान ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। हाँ, वही मेरे साथ भी करेंगे जो आपने अपनी बीवी के साथ किया। देखो, फजूल बातें बंद करो। अब की बार वो चिल्लाए, मैं करूंगी फजूल बातें। वो उसकी गिरबान से पकड़ते हुए इसके करीब हुई। जोया, तुम सीधी बात से नहीं मानोगी ना? जोया, आप ही भी मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। आपको भाई ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है ना? इसके पास बैठी हुई मनाहिल की बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। इसकी बात सुनकर मनाहिल असाबत में सर हिलाते हुए कहने लगी, आप वादा करें आप दोबारा नहीं रोएंगी, ठीक है? भाई की जिंदगी से निकल जाइएगा। मामा बाबा को बोलेगा, आप तो अच्छी खासी हैं, समझदार हैं, शाबाश, अब जाओ। मैं फिलहाल इस टॉपिक पे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। इसने मनाहिल को कमरे से बाहर भेज दिया। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, किसी से मिलना भी नहीं चाहती थी। वैसे भी मुझे नहीं लगता सलाम इतना बड़ा कदम उठा सकता है। मुझे लगता है ये आयजा गलत है। सामने सोफे पे बैठते हुए शहरोज को देखकर इसने नरमी से कहा, अच्छा तुम्हें ये क्यों लगता है कि आयजा गलत है? मुझे तो नहीं लगता औरत कभी भी अपने किरदार पर इतना बड़ा दाग बर्दाश्त कर सकती है। वो फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि अरसलान को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कैसे जानती हूँ? वो लैपटॉप को साइड पे रखते हुए बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में बोला। इसकी तरफ देखने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें कई मर्दों के बारे में अच्छी तरह पता होगा। ये सुनकर हिन्ना को यूं लगा जैसे किसी ने इसकी वजूद से जान निकाली हो। आप मेरे किरदार पर शक करते हैं ना? आपको यकीन नहीं है ना? मैं आपको यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो नरमी से बोली, देखो मैं फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। यह कहकर वो बालकनी में खड़ा हो गया। वो चलते हुए इसके पास आई, आहिस्तगी से इसके करीब हो गई, इसके कंधे पे अपना सर टिकाया। मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ शहरोज। एक मोहब्बत भरा लफ्ज़ सुनने के लिए मैं तरस सकती हूँ, मगर आप इस कदर बेरहम हैं कि आप मुझे एक मोहब्बत भरा लफ्ज़ तक नहीं बोलते।
और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। अगर मैं आपको हमेशा अकेले छोड़ के चली जाऊँ, तो आप मेरे बगैर कितनी आसानी से रह लेंगे कि लेकिन अगर आप मुझे छोड़ के जाएँगे तो मैं कभी आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी। आपके बगैर मेरा दिल बंद हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा शहरोज़। इसने शहरोज़ की कमीज़ को हाथों में दबोचा हुआ था। शहरोज़ ने एकदम से इसकी कलाई को पकड़ कर अपने सीने में भींच लिया। इसकी जितनी शिद्दत से बाजू घायल किए थे, ऐसा लगा जैसे अभी पसलियाँ टूट जाएँगी। वो इसके कमीज़ को बहुत शिद्दत से अपने हाथों में दबोचे बुरी तरह से रोने लगी। पता नहीं कब मैं इस मर्द के बहकावे में आ गई। हालाँकि बचपन से मैंने आपके बारे में सोचा हुआ था। मैं आपसे मोहब्बत करती थी। आपको पता है वो शख्स मुझे कहता था आप गाँव में रहते हुए आप वैसे होंगे। पता नहीं पागल होने लगी थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे इस शख्स के करीब हो गई। लेकिन हमेशा बचपन में मैंने आपसे मोहब्बत की। आपको नहीं यकीन? मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये कहते हुए ऐसे अलमारी तक ले आई। अपना दराज खोला। इसके अंदर से कुछ डायरियाँ और कॉपियाँ निकालने लगी। ये देखिए वो शख्स जब मेरी ज़िंदगी में आया था, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। पता नहीं क्या था, लेकिन आपको अपने अंदर महसूस करती थी, अपने दिल में महसूस करती थी। वो एक-एक डायरी खोल के दिखाने लगी, जिसमें बचपन की इन दोनों की यादें थी। ये देखें, ये कितना कुछ हम दोनों को लेके हैं वो, और वो होंकों की तरह इसकी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन आपने मेरी जगह किसी और को दी है। वो डायरी बंद करके साइड पे रखता हुआ बोला, आपके पास और भी बहुत कुछ है दिखाने को है। रोना बंद करें, अपने आँसू साफ करो। शहरोज़ ने संजीदगी से कहा, आपको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा? शहरोज़ ने नफ़ी में सिर हिलाया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ अपने आँसू साफ करें। मुझे लगता है मेरा दिल इस दिन मर गया था जब किसी गैर मर्द की बाइक पे मैंने आपको बैठे हुए देखा था। अपनी महबूबा को जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो किसी और मर्द के पास बैठी हुई थी। आप नहीं सोच सकती इस वक़्त मेरे दिल पे क्या गुज़री थी, मैं किस अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़र रहा था। अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। वो अजीब-सी निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो उसके सीने पर सर टिकाए हुए सिसक रही थी। अच्छा ठीक है, बस अब रोना नहीं। मोहब्बत से इसके आँसुओं को साफ किया, मगर अभी भी वो ये एतराफ़ नहीं कर पाया कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। आयज़ा आईने के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, आँखों में एक अजीब-सी चमक थी। इसने पीछे सोए हुए अरसलान की तरफ देखा, ड्रेसिंग के साथ टेक लगाते हुए कहने लगी, "उठ जाएँ जनाब। कितनी खूबसूरत सुबह, कितना अच्छा लग रहा है ना आपको अपने इतना करीब देख के।" और चलते हुए इसके पास आई। इसकी पेशानी के बालों को पीछे करते हुए मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बूसा दिया। अरसलान की आँख खुल गई। एकदम से आयज़ा को खुद से दूर धक्का दिया। "खबरदार आयज़ा, जब तुमने मेरे पास आने की या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की।" वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। वो उसके सामने बैठ गई। "आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ज़ोया का दिल दुखा के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, मैं मोहब्बत में खुदगर्ज़ हो गई हूँ अरसलान।" वो अरसलान की आँखों में देख रही थी। अरसलान को आयज़ा की आँखों में एक अजीब-सी चमक नज़र आ रही थी। अरसलान इससे दूर हो गया। "देखो, मैं ज़ोया से मोहब्बत करता हूँ आयज़ा, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। लेकिन कल रात जो आपने मुझे हक दिया, इस वक़्त को गुज़ारने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है।" वो मुस्कुराते हुए बोली थी, मगर जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ, इसके लबों की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। इसकी मुस्कुराहट की जगह इसकी आँखों की नमी ने ले ली थी। ज़बरदस्ती खुश्क होंठ भेजते हुए, लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए कमरे से बाहर निकली। इस वक़्त इस कदम ज़ोया के कमरे की तरफ थे। आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने में वो सोफ़े पे बैठी हुई थी, किसी गहरी सोच में मगन थी। वो चलते हुए ज़ोया के पास आई, इसके करीब बैठ गई। "ज़ोया, तुम मुझसे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी ना? मैंने तुम्हारे महबूब शौहर को तुमसे छीन लिया।" ज़ोया ने एकदम से आयज़ा की तरफ देखा और कहने लगी, "नहीं आपी, मैं तो आपकी वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अरसलान ने आपके साथ कितना गलत किया है, मैं इस वज़ह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अरसलान तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। नहीं, मुझे अरसलान नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस सुकून से अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार दूँगी। बेशक अरसलान आप रखें, मुझे वो शख़्स नहीं चाहिए। शायद वो आपसे मोहब्बत करते थे, इस वज़ह से उन्होंने आपको हासिल करने के लिए ये कदम उठाया।" और आयज़ा न जाने कितनी देर तक ज़ोया के चेहरे पे छाई हुई उदासी को देखते हुए खुद को मलामत कर रही थी। अरसलान से घरवाले बहुत कम बात करते थे। वो बहुत कोशिश करता था सबको समझाने की, सबके साथ बात करने की, मगर कोई इसके साथ सही से बात नहीं करता था। आधी रात का वक़्त था, अरसलान को हिचकियों की आवाज़ आई तो उठ के बैठ गया। देखा तो बालकनी के पास आयज़ा जायनमाज़ बिछाए रोए जा रही थी। इसे हैरत हुई थी। आयज़ा तहज्जुद अदा कर रही थी और रो भी रही थी। आयज़ा जैसी लड़की को रोता हुआ देखकर वो हैरान हुआ, थोड़ा परेशान हुआ। पिछले कुछ दिनों से वो नोट कर रहा था, आयज़ा काफ़ी बदली हुई थी, चेहरे की रंगत भी काफ़ी ज़र्द पड़ी हुई थी। वो चलता हुआ आयज़ा के पास आया, लाख इख्तलाफ़ात सही, मगर इंसानियत के नाते वो उसके पास आ गया।
عائزہ کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ عائزہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ جہنماز سے اٹھی۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ سے جہنماز لے کے سائڈ رکھی۔ بتائیں کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا ہاں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ آپ نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ آپ کی سوچ سے زیادہ نفرت کرتا ہوں میں۔ صرف زویا سے محبت کرتا ہوں۔ اب محبت مجھے آپ کی کچھ پل کی محبت چاہیے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھوڑی نہ رہنے والی ہوں۔ پھر ایک دن آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ پھر آپ کی ساری محبت، ساری توجہ، سب کچھ زویا کے لیے ہوگا۔ میں آپ سے حقیقتاً بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں کبھی زویا کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی، کبھی یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور وہ اسے دلاسا بھی نہیں دے سکا۔ بتائیں نا مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ رو کیوں رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگلی بات جو اس نے بولی وہ سن کر ارسلان کو لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہو۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد زویا نے جائے نماز کو تہہ کر کے سائڈ پہ رکھا۔ اچانک اسے چکر آیا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ڈیبیٹ کا سہارا لیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے سے وامٹنگ کا احساس ہونے لگا۔ جلدی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ بیسن پہ جھکی مسلسل وامٹنگ کر رہی تھی۔ باہر آئی تو اسے بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ بستر پہ آ کے بیٹھی۔ باہر جانے کی اس میں ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ وہ کافی دیر لیٹی رہی۔ ملازمہ دو تین دفعہ اسے ناشتے کا کہہ چکی تھی، مگر اس نے ملازموں کو کہہ دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس وجہ سے میں باہر نہیں آ سکتی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت کو؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ زویا نے فوراً سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی! زویا غصے میں بولی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو اس کے پیچھے کھینچ لیا۔ اس سگی سے بالکل اس کی رنگت زد پڑ چکی تھی۔ طبیعت خراب ہے نا، چلو اسپتال لے چلتا ہوں۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، پلیز آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ آپ جب بات کرتے ہیں مجھے مزید غصہ آتا ہے، مزید ٹینشن بنتی ہے، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ اسے وہاں سے جانے کا بولا، مگر وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے لے کر اسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد کہنے لگا مبارک ہو، یہ پریگننٹ ہے۔ اور یہ سن کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا یہ سننے کے بعد، مگر زویا کے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ خاموشی سے اسٹریچر پر لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے کتنی بڑی گڈ نیوز دی ہے؟ اسے پاس کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھا اور کہنے لگا ہاں پتا چل گیا ہے، لیکن خود بھی نہیں جانتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ گھر میں سب لوگ یہ خبر سننے کے بعد بہت زیادہ خوش تھے، مگر عائزہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں عائزہ کو دیکھتا ہوں، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ سامنے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے کے درمیان عائزہ گری پڑی تھی، شاید وہ بے ہوش تھی۔ عائزہ، عائزہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ عائزہ کے گال کو تھپتھپاتا ہوا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز آنکھیں کھولو نا، کیا ہو گیا ہے؟ اچانک سے اس سے باہوں میں بھرا، فوراً سے اسپتال لے کے پہنچ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ زویا کو لے کر اسپتال گیا تھا۔ ساری حویلی والے عائزہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ زویا کمرے میں آئی، بیڈ پہ گرنے والے انداز میں بیٹھی، گہرا سانس لیا۔ اچانک بیڈ پہ پڑا ہوا کاغذ دکھائی دیا۔ وہ کاغذ اٹھانے کے بعد زویا نے اس پر کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھا۔ زویا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ہمیشہ تمہیں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی، اور تم نے بھی مجھے ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح سمجھا۔ جب میں نے یہ قدم اٹھایا اس نے شاید تمہیں بہت زیادہ تکلیف دی، اذیت میں مبتلا کیا، نہ جانے کیوں میں اس قدر پاگل ہو گئی تھی ارسلان کی محبت میں۔ ہاں میں ارسلان سے محبت کرتی تھی، لیکن میں پیچھے ہٹ گئی تھی جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا تھا ارسلان تم سے محبت کرتا ہے اور تم ارسلان سے محبت کرتی ہے، ہم دونوں کی شادی ہونی تھی، تب میں پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تمہیں پتا ہے مجھے ٹیومر ہے، اور یہ بات صرف میں جانتی ہوں یا پھر ارسلان جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا۔ میں جانتی ہوں میں چند دن کے مہمان ہوں، مجھے نہیں پتا کب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، میں ہر لمحہ اذیت اور تکلیف سے گزرتی ہے۔ یہ بات میں نے اپنی سگی ماں تک کو نہیں بتا سکی، نہ جانے کیوں، لیکن میں بہت تنہا تھی، میں چاہتی تھی زندگی کے آخری لمحات ارسلان کے ساتھ گزارو، جس کی وجہ سے میں نے مجبوراً ارسلان پہ اتنا بڑا الزام لگایا، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تم جانتی ہو اس رات میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم ارسلان سے ڈرتی ہو نا، میرے کمرے میں سو جاؤ، مما کے کمرے میں سو جاتی ہوں، لیکن تمہیں کیا پتا وہ میرا پلان تھا، اپنے کمرے میں بھیج کر ارسلان کے پاس گئی تھی، ارسلان پر الزام لگا کے بس اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی، وہ میں ہو گئی، لیکن اب مجھے بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے، دکھ کا احساس ہوتا ہے، مجھے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی جب ارسلان تمہیں لے کر اسپتال جا رہا تھا، مجھے تمہاری حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کس کنڈیشن میں، میں تم دونوں کے درمیان مزید نہیں رہنا چاہتی، ویسے بھی مجھے آج کل
بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہونے لگا ہے۔ مرنے کے بعد مجھے معاف کر دینا تاکہ میرے گناہوں میں کچھ کمیاں ہو جائیں۔ وہ سب کچھ پڑھنے کے بعد اس سے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکالی ہو، اور زویا تو گویا پاگل ہو گئی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل پتے کے مانند لرز رہا تھا۔ اس نے کاغذ سائڈ پہ رکھا، اس کے دل کو کچھ ہونے لگا، اور سارا نے کتنی دفعہ اس سے معافی مانگی تھی۔ وہ رات، وہ لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی جب ارسلان اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے معافی مانگ رہا تھا، حالانکہ ارسلان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی باہر آئی۔ لاؤنج میں سب لوگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ بلقیس بیگم پھوٹ پھوٹ کے مسلسل رو رہی تھی، ہائے میری بچی نے کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی؟ کیسی تکلیف میں اگلے جہان چلی گئی، لیکن اپنے ماں کو بھی نہیں بتایا۔ نہ جانے وہ کیا باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں ایمبولینس کی آواز آئی۔ عائزہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جا چکی تھی، اور یہ لمحہ تھا جب اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ عائزہ شاید اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ وہ زندگی کے آخری لمحات اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، مگر اس کا طریقہ غلط تھا۔ وہ غلط طریقے سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ عائزہ کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، مگر اس دوران زویا نے خود کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ارسلان کے سامنے جائے، ارسلان سے کسی قسم کی کوئی معافی مانگے۔ آج کتنے دنوں بعد جب وہ کمرے میں آئی تھی، سامنے ارسلان صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ارسلان کے پاس آ گئی، آہستگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ ارسلان نے نرمی سے پوچھا۔ آپ اتنے دنوں سے اداس کیوں ہیں؟ عائزہ کے جانے کا دکھ زیادہ ہے؟ نہیں، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بھی کھو دیا، میں نے عائزہ کو بھی کھو دیا۔ آپ نے کب کھویا مجھے؟ میں تو آپ کے پاس سے ہوں نا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم تو ہمیشہ مجھ سے دور رہتی ہو، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں، میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، آپ کے قریب۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ محبت کرنے والوں کو کبھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کی طرح تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ، جیسے عائزہ اپنی محبت کے ساتھ آخری لمحات گزارنے کے لیے اس حد تک چلی گئی تھی، میں اپنی محبت کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کی قدر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حنا کے کان میں سرگوشانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ حنا نے ایک دم سے مڑ کے پیچھے کھڑے ہوئے شہروز کی طرف دیکھا، جو آج کھل کے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ دونوں بھی شہر میں رہنے لگے تھے، گاؤں میں وہ اکیلی ہو جاتی تھی۔ اس نے مڑ کے شہروز کے گرد بازو حمال کیے، اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ معاف تو میں نے تمہیں پہلے دن کر دیا تھا۔ اگر معاف نہ کرتا تو کبھی آپ کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا۔ بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیا اور مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ آج میں آپ سے اپنے تمام تر حق لے سکتا ہوں، کیونکہ آج آپ سے اپنی مرضی سے محبت کا اظہار کر چکا ہوں۔ آج میں آپ پہ حق رکھتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں پر چھپا گئی۔ صبح صبح آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، میری محبت کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں آپ کے چہرے پر، ارسلان نے مسکراتے ہوئے زویا سے کہا۔ زویا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، آخر کو مجھے میرا محبوب جب مل گیا ہو۔ ایسی باتیں آپ بڑی باتیں کرتی ہیں۔ وہ اس سے پہلے والے دن والی باتیں یاد کروانے لگا۔ اور آپ نے بھی جیسے اچانک میری زندگی میں شامل ہوئے ہیں نا، مجھے بھی بہت برا لگا تھا۔ اچھا جی، مجھے بہت شوق تھا میری بہت دھوم دھام سے شادی ہوتی۔ بیگم اگر آپ کہتی ہیں تو ایک دفعہ پھر سے ہم شادی کروا لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایک دفعہ والی کافی ہے، وہی میں ہضم کر لوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو دونوں کے کہکو کمروں کی دیواروں سے ٹکرانے لگے۔